परीक्षा में 10th अर्थव्यवस्था का एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। क्लास 10th का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के संपूर्ण वीवीआई प्रश्नों का वर्णन किया गया है जो इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, और अर्थव्यवस्था का अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे वीडियो को देख ले और यहाँ से आपको पूरा तैयारी हो जाएगा। क्लास 10th की अर्थव्यवस्था की पूरी तैयारी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का वर्णन किया गया है। यानी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत तक देखें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासक का गुलाम था? इसका आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस नीति के तहत भारत को अपना दास बनाकर रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुट डालो और शासन करो। उसके बाद अगला प्रश्न है, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? किसने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। उसके बाद अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिका तथा जापान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, चीन तथा क्यूबा जैसे देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत तक देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, समाज विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशी विकास। उसके बाद अगला प्रश्न है, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान जरूरत के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं?
तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस तरह के वीडियो का लाभ के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1961 से 1966 तक। इस वीडियो में क्लास 10th की अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्नों का वर्णन किया गया है। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 से 1974 ईस्वी तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 74, यानी 1974 से 1979 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें। इसका आंसर हो जाएगा 1980 से 1985 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था 1985 से 1990 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1992 से 1997 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1997 से 2002 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 2002 से 2007 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी क्या है 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो होगा वो हो जाएगा 2017 से 2022 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को काम करना ये शुरू कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, वस्तु के लेन देन को क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, बैंक के माध्यम से पैसे के लेन देन किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित मशीन। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, मुद्रा से वस्तु के लेन देन को क्या कहते हैं? मुद्रा से वस्तु के लेन देन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? यानी जिसकी आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित देश।
अगला प्रश्न, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे क्या कहते हैं? यानी जिस देश की आय अधिक होगी उसको विकसित कहेंगे और जिसका आय कम होगा उसे विकासशील देश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकासशील। उसके बाद अगला प्रश्न, 2004 के अनुसार विकसित देश के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये निर्धारित की गई है? यानी विकसित देश के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक, उसको विकसित देश कहेंगे। तो विकासशील देश के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी निर्धारित की गई है? 2004 के अनुसार जिस देश का सालाना जो है प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या इससे कम होगा उस देश को कहेंगे विकासशील। उसके बाद है 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28,000 रुपये प्रति वर्ष यानी प्रति व्यक्ति आय था, इसीलिए भारत विकासशील देश है। 2004 के मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उसके बाद अगला प्रश्न है 2004 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 126वां। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2002 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत के कौन से राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद अगला प्रश्न, 2004 में बिहार का घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत था? 2004 ईस्वी में जो है घरेलू उत्पाद जो है इसका था -5.15%। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2009 में बिहार का घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.03%। इसके साथ ये 2 नंबर पर था, 1 नंबर में गुजरात था। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 42%। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? यानी गरीबी रेखा के लिए 2400 कैलोरी, यानी इससे जो कम ऊर्जा खपत करता है वो हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण में 2400। VPL का अर्थ क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे। उसके बाद अगला प्रश्न है, APL का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा एभव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी भारत, ये नरेगा है जो भारत का योजना है, नरेगा को।
उसके बाद अगला प्रश्न, नरेगा योजना के तहत मजदूरों को कितने दिनों के लिए काम देने की व्यवस्था की गई है। यानी इस योजना के तहत निश्चित रूप से जो है कितने दिन काम दिया जाता है, तो 1 वर्ष में 100 दिन काम देने की गारंटी है। उसके बाद अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मासिक आय प्राप्त करता है तो उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आय, यानी वो उस व्यक्ति का आय कहलाता है। भारत में कितने राज्य हैं, ये प्रश्न तो लगभग सभी को पता होना चाहिए, 28। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा, 54,850 रुपया। उसके बाद अगला प्रश्न, 2009 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया। उसके बाद अगला प्रश्न, 2006 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,610 रुपया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना का। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर जिला का। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा 1 वर्ष में अर्जित की गई आय को क्या कहते हैं। तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1949 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न, 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का कितना गुना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/48 गुना। यानी अमेरिका के आय को 1/48 से गुना करने के बाद जो आएगा वो भारत का आय था। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न, किसने कहा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्रेस्कॉट ने। अगला प्रश्न है, वस्तु से वस्तु की लेन देन को क्या कहते हैं। इसका वर्णन एक बार और हो चुका है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा की सहायता से की जाने वाली लेन देन को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टका। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिका की मुद्रा को क्या कहा जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। उसके बाद अगला प्रश्न है इंग्लैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाउंड। उसके बाद अगला प्रश्न है रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूबल। रूस की मुद्रा को कहा जाता है। सिंगापुर की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। अफगानिस्तान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानी। उसके बाद अगला प्रश्न है ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रियाल। उसके बाद अगला प्रश्न है इराक की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वीडन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोना। उसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए गए कागज के नोट को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपया के कागजी नोट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो 1 रुपया का कागजी नोट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में सभी सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यानी सभी सिक्के। तो इसका भी आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा, यानी 1 रुपया का कागज और बाकी सिक्का इसके द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागज के नोट किसके द्वारा चलाए जाते हैं? यानी 2 रुपया या उससे अधिक का, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम तत्काल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चालू वस्तुएं। उसके बाद अगला प्रश्न है आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बचत। उसके बाद अगला प्रश्न है साख का अर्थ क्या होता है? यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति पर किया गया विश्वास या भरोसा को साख कहते हैं, क्रेडिट। अगला प्रश्न ग्रामीण स्तर पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्तीय संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अगला प्रश्न है किसी भी देश का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थाएं को। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। उसके बाद अगला प्रश्न है मुंबई के जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87%। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार में जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार में राज्य स्तर पर सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कितनी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति है। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी, यानी बिहार जिस वर्ष भारत में स्थापना हुआ उसी समय बिहार में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 196। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता समिति विधान कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। एक स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति होते हैं? इसका आंसर होगा 15 से 20 महिलाएं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा महाजन, जहां से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न, सहकारिता प्रांतीय सरकारें का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैकलेगन समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 67%। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। उत्पादन की गुणवत्ता में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? उत्पादन की गुणवत्ता में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2004 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व का अग्रणी युवा देश किसे कहा जाता है? भारत को। अगला प्रश्न, जब कोई कंपनी एक साथ कई देशों में सेवाएं प्रदान करती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारत के बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा को।
उसके बाद अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव पूंजी के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद अगला प्रश्न है वैसा बाजार जहां एक छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मॉल। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कार्य करती है, यानी एक साथ एक से अधिक देशों में उत्पादन काम करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किसने खरीदा था? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किसने खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला ने। उसके बाद अगला प्रश्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? इसका उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है WTO का अर्थ क्या होता है? WTO का अर्थ क्या होता है? तो विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1995 ईस्वी में। जनवरी 1995 में। अगला विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। उसके बाद अगला प्रश्न है किसने कहा देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग सामान्य सुविधाओं से वंचित है? यानी कुल जरूरत के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पाता है, तो लगभग 85% लोगों को। अगला प्रश्न है वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सोने के आभूषण की शुद्धता के लिए कौन से चिन्ह अंकित रहते हैं? यानी सोना शुद्ध है इसके लिए उस पर कौन सा चिन्ह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। अगला प्रश्न है खाने पीने की वस्तुओं की शुद्धता के लिए पैकेट पर कौन से चिन्ह अंकित होते हैं? जी ये वस्तु यानी खाने पीने की वस्तुएं कोई शुद्ध है या नहीं, इसके लिए कौन सा चिन्ह होता है? ISI मार्क, जो उसकी तो शुद्धता की गारंटी देता है। कृषि संबंधी सामानों की शुद्धता के लिए कौन से चिन्ह होते हैं? तो कृषि संबंधी सामान की शुद्धता के लिए जो चिन्ह होता है वो है एगमार्क का चिन्ह। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 6। अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं की समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार की कानून व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं की समस्या दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आयोग बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग।
उसके बाद अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के लिए जिला स्तर पर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो जिला मंच या जिला फोरम। उसके बाद अगला प्रश्न, उपभोक्ताओं के लिए राज्य स्तर पर कौन सा आयोग बनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्य स्तरीय आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में जिला फोरम की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 582। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राज्य आयोग की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आयोग की संख्या कितनी है? 1। अगला प्रश्न, यदि वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला फोरम में। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। उसके बाद अगला प्रश्न, यदि वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोग में। अगला प्रश्न है, भारत में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। यह क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के सभी VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से 1-2 बार इस वीडियो को देख ले ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्नों का वर्णन किया गया है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लें परीक्षा से पहले, और इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अर्थव्यवस्था के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्णन किया गया है।